अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज जो मेरा लेक्चर है वो किसी टॉपिक के हवाले से नहीं है। आज भी मैं आपके लिए क्लिनिकल टिप्स लेके आई हूँ, लेकिन मेरी जो आज की क्लिनिकल टिप्स हैं वो स्पेशल बच्चों के हवाले से हैं, और मैं आपको 5-6 बच्चों के इमराज के हवाले से क्लिनिकल टिप्स दूंगी कि हम बच्चों के इमराज में किन मेडिसिन को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी बात को एक दफा फिर दोहरा दूं कि अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट, हमारे पास बेतहाशा और बेशुमार अद्वियात है। लेकिन ये सिर्फ टिप्स हैं, आपके लिए गाइडलाइंस हैं। जब आप इस फील्ड में आएंगे, आप इस फील्ड में उतरेंगे, फिर आपके पास मेडिसिन की भी एक वसी रेंज होगी। सिलेक्शन के लिए भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कि आपने मेडिसिन को किस तरह सिलेक्ट करना है, मैथमेटिकली आपने उसे सिलेक्ट करना है, या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर आपने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। तो वो एक वास्ट फील्ड है, लेकिन मैं आपको टिप्स में सिर्फ ये बताती हूँ कि आप लोग फौरी तौर पर किस तरह अपने पेशेंट को या अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज का मेरा जो टॉपिक है, जो मेरी टिप्स हैं, वो खास तौर पर बच्चों के हवाले से हैं। तो आमतौर पर बच्चे जो हमारे जिन इमराज का शिकार होते हैं, उनमें एक दांत निकलने के जमाने की तकलीफ है कि बच्चा जब 7-8 माह का होता है, बाद बच्चे इससे भी छोटी उम्र में दांत निकाल लेते हैं। 6-7 माह की उम्र में ही दांत निकाल लेते हैं, या 5वें महीने से ही वो जो है रीडिंग करना शुरू कर देते हैं और उनके दांत निकलने की इलामात जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो दांत निकलने के हवाले से आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपने मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह करनी है, और जब हमें पता चलता है कि बच्चा जो है 7-8 माह का है, तंग कर रहा है, दांत निकलने के उसका जमाना शुरू हो रहा है, तो हम किन अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, दांत निकलने के हवाले से हमारी जो रोजमर्रा की मेडिसिन है वो कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस में चिड़चिड़ापन भी बच्चे में पाया जाता है, बच्चे का सर भी बड़ा होता है, जिस्म दुबला पतला होता है, और इसमें जो खास चीज पाई जाती है कि वो ये कि बच्चा जब पखाना करता है तो बहुत जोरदार आवाज के साथ करता है। यानी अगर आप किताबों में पढ़ें तो आपको लिखा होगा कि पर की आवाज के साथ बच्चा जो है पखाना करता है। तो कैलकेरिया फॉस दांत निकलने के जमाने की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है, और इस दवा को आमतौर पर रोजमर्रा की मेडिसिन का नाम दिया जाता है कि जब बच्चों के दांत निकलने हैं तो जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है वो कैलकेरिया फॉस इस्तेमाल करवाई जाती है। बाजार में आपको बायोकेमिक नंबर्स भी मिल जाते हैं, आपको वैसे भी नंबर्स मिल सकते हैं। मुझे अब नंबर्स के नाम तो नहीं आते क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन कम्बिनेशन भी आपको मिल जाते हैं दांत निकलने के हवाले से। लेकिन जरूरी नहीं कि हमने कम्बिनेशन इस्तेमाल करने हैं, हमारे पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम सिंगल रेमेडी का इंतखाब कर सके, हम इलामात की बुनियाद पर दवा का इंतखाब कर सके। तो मैं यहाँ पर आपको चंद एक मेडिसिन बताऊंगी। बच्चा आपके सामने होगा, बच्चे की आपने जब इलामात देखनी है, बच्चे की सिचुएशन देखनी है, तो उसके मुताबिक आपने मेडिसिन का इंतखाब करना है। लेकिन रोजमर्रा की मेडिसिन में जो पहले नंबर के ऊपर दवाई इस्तेमाल होती है वो कैलकेरिया फॉस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांत निकलने के जमाने में जो दवाई इस्तेमाल की जाती है, जिसके हवाले से बहुत ज्यादा उस मेडिसिन को शोहरत हासिल है, और बाद लोग समझते हैं कि शायद यही वाहिद एक दवाई है जिसको दांत निकलने के जमाने में इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल की जा सकती, वो कैमोमिला है। कैमोमिला मेडिसिन की सिलेक्शन जब भी आपने करनी है तो एक बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब ये मेडिसिन की सिलेक्शन आप बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, बड़ों के हवाले से कर रहे हैं, एजिड लोगों के हवाले से कर रहे हैं, कैमोमिला का एक सिम्टम, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपके जहन में होना लाजमी है। याद रखिए, कैमोमिला पुरसुकून बच्चों की दवा नहीं है, कैमोमिला पुरसुकून अफराद की दवा नहीं है। कैमोमिला के जो मरीज होते हैं वो बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, मर्द है, औरत है, बेहद चिड़चिड़े होते हैं, सुकून नाम की उनमें कोई चीज नहीं होती,
किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इख्तलाफ नहीं बर्दाश्त कर सकते, इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये किसी हवाले से भी आप जिनको देख के कह सकें कि यार बड़ा अच्छा बंदा है, बड़े धीमे मिजाज का बंदा है, बड़ा तहम्मुल मिजाज बंदा है, ये कैमोमिला के मरीज नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह कैमोमिला के जो बच्चे हैं वो भी इंतहाई चिड़चिड़े होते हैं, लिहाजा इंतहाई चिड़चिड़ा बच्चा जो है वो कैमोमिला के दायरे में आता है। उसके साथ कोई भी मर्ज उसका पाया जा रहा है, चाहे दांत निकलने के हवाले से पाया जा रहा है, चाहे लूज मोशन लगे हुए हैं, चाहे बुखार चढ़ा हुआ है, उसको कुछ भी अगर उसमें चिड़चिड़ापन पाया जा रहा है तो आपकी मेडिसिन जो है वो कैमोमिला है। कैमोमिला का इंतखाब आपने इसलिए नहीं करना कि कैमोमिला दांत निकलने के जमाने की दवा है। कैमोमिला हर बच्चे की दवा नहीं है। कैमोमिला सिर्फ उन बच्चों की दवा है जो चिड़चिड़े हैं, जो तुनक मिजाज होते हैं, जो किसी तरह आराम से नहीं बैठते हैं, हर वक्त तंग करने की हालत में होते हैं। तो पुरसुकून लोग कैमोमिला के मरीज नहीं होते। चिड़चिड़े लोग जो हैं, परेशान हाल लोग जो हैं, वो कैमोमिला के मरीज होते हैं। तो कैमोमिला की सिलेक्शन आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक चिड़चिड़ेपन के हवाले से करनी है। अदरवाइज कैमोमिला दांत निकालने के जमाने में बेहतरीन दवाई गर्दानी जाती है, लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा नहीं है, पुरसुकून है, कैमोमिला काम नहीं करेगी। और मैं अगर आपको ज़ाती तजर्बा बताऊं तो शुरू में जब मैंने कैमोमिला का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी जब हम कॉलेज से बाहर निकले और हमने यही पढ़ा कैमोमिला के हवाले से कि कैमोमिला जो है वो दांत निकालने की बेहतरीन दवाई है, दांत निकालने के ज़माने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से बेहतरीन दवाई है, पहले नंबर के ऊपर ये दवाई इस्तेमाल होती है। अब यकीन जानिए मुझे आज तक कैमोमिला से फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने जब कभी भी कैमोमिला को इस्तेमाल करवाया, मुझे कभी भी कैमोमिला ने दांत निकालने के ज़माने में फ़ायदा नहीं दिया। और फिर मुझे कैमोमिला की बजाय दूसरी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो इस्तेमाल मैंने करवाना शुरू की, मुझे उनसे फ़ायदा हुआ। और जाहिर है तजर्बा जब आपको हासिल होता है तो आप बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। तो कैमोमिला उन बच्चों की दवा है दांत निकालने के ज़माने में जो चिड़चिड़े होते हैं। इसके अलावा दांत निकालने के ज़माने की बेहतरीन हमारी दवाई एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, जिसके हवाले से मैं अक्सर कहती हूँ कि आप इन दवाइयों को पहले साल की 10 दवाइयों को याद कर लीजिए, आप बहुत सारे इमराज के ऊपर काबू पा लेंगे। वो बेलाडोना है। बेलाडोना में बच्चे को तेज बुखार होता है, बुखार ना भी हो, बच्चे का मुंह खुलवा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि बच्चे के मसूड़े जो हैं वो गर्म हैं, वो स्वेल किए हुए हैं, बच्चे का सर गर्म आपको मिलेगा, बच्चे के पैर आपको ठंडे मिलेंगे। और उस वक्त जब आप बेलाडोना इस्तेमाल करवाएंगे तो बेलाडोना बच्चे को पुरसुकून भी कर देगी, उसके बुखार में भी कमी कर देगी, उसके मोशन भी कम हो जाएंगे और बच्चा जो है वो बेहतर हालत में आ जाएगा। इसके अलावा जो दांत निकालने के ज़माने में दवाई इस्तेमाल की जाती है वो कैलकेरिया कार्ब है। कैलकेरिया कार्ब जो है मिजाजी दवा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और कैलकेरिया को इस्तेमाल करवाने के लिए सिर्फ चंद चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है बच्चों के हवाले से कि कैलकेरिया के जो बच्चे होते हैं वो मोटे होते हैं, फ्लबी होते हैं, पिलपले होते हैं, उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, यानी जब वो माँ का दूध पीते हैं तो उनका सर पसीने से भर जाता है, जब वो सोते हैं तो तकिया जो है पसीने से गीला हो जाता है, पहाने और कहने से उनके खट्टी बू आती है। लिहाजा जब आप इस तरह की इलामात देखें और आप देखें कि एक सेहतमंद बच्चा है, मोटा ताज़ा बच्चा है, तो आप दांत निकलने के ज़माने में कैलकेरिया कार्ब को भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन जिसको दांत निकलने के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है और ये दवाई अमूमन अकेले इस्तेमाल नहीं करवाई जाती, ये कैलकेरिया फॉस के साथ अल्टरनेट करके इस्तेमाल करवाई जाती है, वो फेरम फॉस है। यानी अगर आपने कोई भी दवाई बच्चे को नहीं देनी तो आप कैलकेरिया फॉस और फेरम फॉस ये दोनों दवाइयां जो हैं आप बच्चे को अल्टरनेट करवा दें, बच्चे की जो दांत निकलने के ज़माने की तकलीफ है उन पर काबू होना शुरू हो जाएगा, आप उन पर काबू पा जाएंगे। तो दांत निकलने के ज़माने की 4-5 बेहतरीन दवाइयां हैं, कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, कैमोमिला, अपनी इलामात की बुनियाद पर बेलाडोना और कैलकेरिया कार्ब। आप सिलिशिया को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसलिए कि कैलकेरिया कार्ब और सिलिशिया बहुत ज्यादा मिलती जुलती अद्वियात है, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलता जुलता है, दोनों की इलामात भी बहुत ज्यादा मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करके भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे कैलकेरिया अगर आपने 30 में दी है तो सिलिशिया आप 6x में दे दीजिए, 12x में दे दीजिए, तो कैलकेरिया के साथ सिलिशिया जो है वो भी बेहतरीन काम करती है।
تو दांत निकलने के ज़माने में जब आपको प्रॉब्लम पेश आए तो आप इन अद्वियात को ज़रूर अपने सामने रखें। दूसरी जो बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है वो है कनपेरे, मम्प्स। बच्चों में भी ये मर्ज पाया जाता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और अगर हम इसको मेडिकल साइंस की रूह से देखें, होम्योपैथी से हटकर हम देखें, तो इसमें ये होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारे पैरोटिड जो ग्लैंड्स हैं जो हमारे इधर मुंह में पाए जाते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और उसके बाद पेन और बुखार की हालत आना शुरू होती है, निगलना मुश्किल हो जाता है और चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा सूज जाता है। ये हमारी इसकी लोकेशन मैं इस वक्त चूंकि आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वरना मैं हाथ रख के आपको बता देती कि ये किस जगह पाए जाते हैं। ये ग्लैंड हमारे कान के थोड़े नीचे होते हैं और हमारे, आप यूं कह लीजिए आप अपनी गर्दन को ऊपर से पकड़े तो वहां पर आपको लोकेशन इनकी समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं ये स्वेल कर जाते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्वेल कर जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है तकलीफ का बच्चे को या बच्ची को सामना करना पड़ता है। यहाँ मैं मेडिसिन बताने से पहले एक बात आपको बता दूं कि जब भी कभी आपके बच्चों को मम्प्स हों, कनपेरे हों, तो बच्चे को रेस्ट पोजीशन में ले जाइए। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये डायरेक्ट जो है इसका असर जो है लड़कों में टेस्टिस के ऊपर और लड़कियों में ओवरीज के ऊपर जाता है। लड़कों के हवाले से कहा जाता है कि अगर इनको कनपेरे हों तो इनको फौरी तौर पर अंडरवियर पहना के रखें, यानी जब तक वो उस हालत में है इनको अंडरवियर लाजमी पहना के रखें। और लड़कियों को भी रेस्ट पोजीशन में रखें कि ये आने वाले वक्त में, यानी जब वो बलोगत को पहुंचेंगे, उनकी शादी होगी, तो पता चलता है कि बच्चों को किसी जमाने में कनपेरे हुए थे और उसके नतीजे में अब उनमें इनफर्टिलिटी या बांझपन की कैफियत पाई जा रही हैं। तो बच्चों को इलाज के साथ साथ आपने एहतियात भी बहुत ज्यादा करवानी है। थोड़ा सा बच्चों का बुखार कम होता है, अभी उनके ग्लैंड जो है वो सूजे हुए होते हैं, बच्चे जो हैं खेलकूद में लग जाते हैं। खास तौर पर लड़के जो हैं वो बिल्कुल परहेज नहीं करते, ता वक्त के वो बहुत तेज बुखार में हो और बुखार इसमें जो है वो 103 तक भी चला जाता है, 102 तक जाता है और बेचैनी और परेशानी की सी एक कैफियत जो है वो सामने आती है। दवाइयां जो आपने इस्तेमाल करवानी है उससे पहले जरूरी है कि आप बच्चों को रेस्ट पोजीशन में ले जाएं। यही वजह है कि हमारे पास जब इनफर्टिलिटी के केस आते हैं और हम केस टेकिंग करते हैं तो हम पूछते हैं कि उन्हें बचपन में कभी कनपेरे तो नहीं हुए थे। क्यों? जिस तरह मैंने आपको कहा कि इनका डायरेक्ट असर जो है लड़कों में टेस्टिस के हवाले से और लड़कियों में ओवरीज के हवाले से आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जब बच्चे इस कंडीशन में आते हैं तो हमारी जो पहली दवाई इसमें इस्तेमाल होती है, जाहिर है ग्लैंड सूजे हुए हैं, तेज बुखार है और रेडनेस पाई जा रही है, बच्चे से निगला नहीं जा रहा, तो इन इलामात की बुनियाद पर हमारी जो पहली मेडिसिन बनती है वो बेलाडोना बनती है। दूसरी मेडिसिन जो कनपेरों में इस्तेमाल करवाई जाती है वो मर्कसॉल है। बेलाडोना और मर्कसॉल में फर्क कहां पे होता है कि बेलाडोना में मुंह जो है वो खुश्क होता है और मर्कसॉल में राल टपकती है। ये इन दोनों के दरमियान फर्क है। आप चाहें तो बेलाडोना और मर्कसॉल को अल्टरनेट भी करवा सकते हैं। और इसी मर्ज में पैरोटोडाइनम हमारी एक मेडिसिन है जो हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर इस्तेमाल होती है। आप चाहें तो 200 में इसकी भी एक खुराक दे सकते हैं। उसके बाद आप बेलाडोना और मर्कसॉल को अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बेलाडोना को क्यों इस्तेमाल करवाया जाता है उसकी बेसिक वजह है कि पेशेंट से निगलना मुश्किल होता है और निगलने में दुश्वारी, थूक निगलने में दुश्वारी, पानी पीने में दुश्वारी, किसी भी चीज के अंदर लेके जाने, हलक के अंदर लेके जाने में जब दुश्वारी आती है तो वहां जो पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो बेलाडोना इस्तेमाल होती है। तो कनपेरों के हवाले से आपके पास जो रोजमर्रा की अद्वियात आपने इस्तेमाल करनी है उनमें एक बेलाडोना है, दूसरी मर्कसॉल है। इसके अलावा बच्चों में जो एक और आम मर्ज पाया जाता है वो उनके पेट में कीड़ों का पाया जाना है। अब इसकी निशानी हमें किस तरह पता चलती है कि बच्चे के पेट में कीड़े पाए जा रहे हैं? ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े पाए जाते हैं वो रात को नींद में सोते हुए अपने दांत किचकिचाते हैं। दांत किचकिचाना इस बात की निशानी होती है कि बच्चे के पेट में कीड़े पाए जा रहे हैं।
इसके अलावा ये बच्चे जो हैं अपने नाक के अंदर बहुत ज्यादा उंगली मारते हैं, बहुत ज्यादा उंगली फेरते हैं अपने नाक के अंदर। ये दो एक ऐसी निशानियां हैं जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है इसके पेट में कीड़े पाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप अगर इन बच्चों को देखेंगे तो इन बच्चों का पेट थोड़ा आपको भरा हुआ नजर आएगा, इनकी आंखों के गिर्द या इनके चेहरे के ऊपर आपको एक ऐसी सफेदी सी नजर आएगी जिसमें सुर्खी या लाली नहीं पाई जाएगी और देखने में पता चलता है कि बच्चा जो है बीमार है। इनकी रंगत यानी कि सुर्खी माइल नहीं होती। सांवला होना और फीका भरा होना दो डिफरेंट चीजें हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ जो सफेद रंगत होती है वही सुर्खी माइल होते हैं, सांवले रंग में भी सुर्खी पाई जाती है। और अगर बच्चा सांवले रंग का है या सफेद रंग का है तो आप देखेंगे आपको उस बच्चे के चेहरे के ऊपर रौनक नजर नहीं आएगी। ये खास तौर पर निशानी होती है दांत का किचकिचाना और नाक में उंगली मारना के बच्चे के पेट में कीड़े पाए जाते हैं। तो बच्चों के पेट में कीड़ों के हवाले से जिस दवा को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल है वो सिना है। आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाइए, बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करवाइए। इसके साथ जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन वही बात कैलकेरिया कार्ब अपने मिजाज के ऊपर इस्तेमाल होती है कि बच्चे मोटे होते हैं, पिलपिले होते हैं, उनके सर पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और बच्चे जो हैं दूध पीते हुए भी पसीना उनके सर पर आता है, खाना खाते हुए पसीना आता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जो पिलपिले हों, मोटे हों, वो कैलकेरिया कार्ब के बच्चे होते हैं। तो आप पेट के कीड़ों में कैलकेरिया कार्ब को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिक में नेट्रम फॉस है जो पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और नेट्रम फॉस की एक खासियत है कि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक खटास पाई जाती है। पसीना खट्टा होगा, पहाना खट्टा होगा, बच्चे में से खट्टी बू आएगी, जो अपना क्या कहते हैं बच्चा मोशन करेगा उसमें से खटास की बू आएगी, यानी इसमें शुरू से लेकर आखिर तक खटास पाई जाती है। तो नेट्रम फॉस जो है अपने इस एक सिम्टम की बुनियाद पर कीड़ों में इस्तेमाल होती है। स्टेनम एक हमारी मेडिसिन है जो कीड़ों में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें जिस बुनियाद पर इसको इस्तेमाल किया जाता है वो ये कि बच्चा जो है पेट के बल लेटता है या अपने पेट को किसी सख्त चीज के साथ दबाता है। एक और मेडिसिन जो हर किस्म के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है वो है कुप्रम ऑक्सीडेटम। ये हर किस्म के कीड़ों के लिए इस्तेमाल होती है। इसको आमतौर पर 3x में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह है कि पेट के कीड़ों के अलावा आपको ये भी साथ में देखना है कि बच्चा कोई गंदी मंदी चीजें तो नहीं खा रहा है, बच्चे के हाथ साफ हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। जब आप बहुत ज्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, बच्चे के हाथ धुलाएंगे, मुंह धुलाएंगे, बच्चे को गंदगी में नहीं जाने देंगे, तो उससे भी बच्चों के पेट के कीड़ों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तीसरा मर्ज जो बच्चों में आमतौर पर छोटे बच्चों में पाया जाता है वो उनके मुंह में छाले बनना है। बच्चे का मुंह पक जाता है, उसमें सफेद रंग के छाले बन जाते हैं या सुर्ख रंग के छाले बन जाते हैं और बच्चों के मुंह से बहुत ज्यादा राल टपकती है। बच्चे जो है वो दूध नहीं पी सकते और दूध ना पीने की वजह से बच्चे जो है हर वक्त रोते रहते हैं। अगर बच्चा दूध पीते पीते छोड़ दे और रोना शुरू कर दे, या बच्चा दूध ना मां का ले, या फीडर अगर आप उसे पिलाते हैं वो फीडर नहीं ले रहा, तो उसका मुंह देखेंगे, उसके मुंह में छाले तो नहीं बन गए हुए। बाद की छाले सफेद रंग के बन जाते हैं, जबान के ऊपर आपको नजर आता है, आपका बच्चे का सारा मुंह भरा हुआ आपको नजर आता है कि बच्चे के मुंह में छाले बन गए हैं। तो बच्चे के मुंह में छाले बनने की जो बेहतरीन मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है हमारे पास, वो एक तो बोरेक्स है और दूसरे मर्कसॉल है। मर्कसॉल को हम इस्तेमाल करवाते हैं जब राल टपकती है, और बोरेक्स को इस्तेमाल करवाते हैं मुंह तो खुश्क होता है और बच्चा दूध पीते पीते छोड़कर रोना शुरू कर देता है, लेकिन बच्चे के मुंह से राल नहीं टपकती। बोरेक्स और मर्कसॉल में आपने फर्क कहाँ करना है कि मर्कसॉल में राल टपकती है और बोरेक्स में बच्चे के मुंह से राल नहीं टपकती है। अगर सफेद रंग के छाले बनते हैं तो फिर हमारी जो मेडिसिन है वो काली म्योर इस्तेमाल होती है। अगर साथ में छालों के साथ बुखार आ जाए तो फिर बायोकेमिक की मेडिसिन जो है वो फेरमफॉस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रोजमर्रा में हमारे पास जो मुंह के छालों के लिए दवाई है वो बोरेक्स और मर्कसॉल है। एक और मर्ज जो बच्चों में पाया जाता है वो सूखापन है। बच्चों की नशोनुमा का सही नहीं होना है। बच्चे दुबले पतले रह जाते हैं और दुबले पतले से भी अगले दर्जे में चले जाते हैं और मरासमस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में
ہم اپنی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے ان کے میٹابولک سسٹم کو بہتر کرتے ہیں، ان کی نشو و نما کو بہتر بناتے ہیں، تو وہاں پر ہماری جو میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں ان میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری نٹرمیور ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ بہترین دوائی ہے، جس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، بلا جھجک استعمال کروا سکتے ہیں، بے دریغ استعمال کروا سکتے ہیں سوکھا پن میں۔ لیکن نیٹرومیور میں بھی کچھ یعنی کہ بچے میں اس کی خاصیتیں یا صلاحیتیں نیٹرومیور والی پائی جانی چاہیے کہ بچے کی گردن تھوڑی پتلی ہوتی ہے، یعنی اس کا جو سوکھا پن ہے وہ گردن سے شروع ہوتا ہے، بچہ نمکین چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر سوکھا پن ٹانگوں سے شروع ہو، نیچے سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر ہماری میڈیسن جو ہے وہ ایبروٹینم بن جاتی ہے۔ بچہ اگر کھاتا پیتا اچھا ہے لیکن اس کے باوجود سوکھتا چلا جاتا ہے تو ہماری میڈیسن آیوڈن ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہی بات، ہماری بہترین میڈیسن روزمرہ کی دوائی جو سوکھا پن میں استعمال کی جاتی ہے وہ کیلکیریا فاس ہے۔ آپ کیلکیریا فاس کے بچوں کو دیکھ لیجئے، آپ اگر ان میں مراسمس والی کنڈیشن نہیں بھی ابھی بہت زیادہ نمایاں ہے تو بھی آپ صرف کیلکیریا فاس اور نیٹرومیور سے ہی بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک ہومیوپیتھی کی بہترین میڈیسن ہے جو بچوں کی بھوک کو بڑھانے کے لیے، بچوں کی نشو و نما کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے میٹابولک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے، وہ الفالفا ہے۔ آپ اس کو بچوں میں 30 پوٹینسی میں استعمال کروا دیجئے، کیونکہ مدر ٹنکچر تھوڑے کروے ہوتے ہیں، بد ذائقہ ہوتے ہیں، تو بچے شاید اس میڈیسن کو زیادہ قبول نہ کریں، لیکن اگر انہیں آپ پوٹینسی کی صورت میں میڈیسن استعمال کروا دیں تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں ان ادویات کے ریزلٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ میں پھر دہرا دوں، اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم ہم بہت کچھ استعمال کروا سکتے ہیں۔ آپ بچوں کی نشو و نما کے لیے لائکوپوڈیم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری عام طور پر روزمرہ میں ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ کیلکیریا فاس، نیٹرومیور، اس کے علاوہ آیوڈم ہے، الفالفا ہے، ایبروٹینم ہے۔ ایک اور بچوں کے حوالے سے جو مرض پایا جاتا ہے، جو عام مرض پایا جاتا ہے اور جس کے لیے حفاظتی ٹیکے بھی لگتے ہیں، وہ خسرہ ہے۔ یہ بھی ایک میادی بیماری ہے، بچوں میں یہ لازمی طور پر آتی ہے، کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے، اور اس میں بچوں کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، جسم جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، سرخ دانوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ دانے حلق کے اندر بھی نکل آتے ہیں، منہ کے اندر بھی نکل آتے ہیں، آنکھوں میں بھی نکل آتے ہیں، آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے اور بچہ بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو خسرہ میں روزمرہ کی جو دوائی ہے وہ فیرم فاس ہے۔ پلساٹیلا خسرہ کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے، بہترین دوائیوں میں سے پلساٹیلا ایک دوائی ہے۔ اور جو میڈیسن ہم اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹمز استعمال کرتے ہیں یا عام طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں پھر سے سرخی آ رہی ہے، بچے کا رونا آ رہا ہے، بچہ کھا بھی نہیں رہا ہے، بچے سے نگلنا دشوار ہے، بچے کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، تو جو دوائی ہمارے سامنے آتی ہے وہ بیلاڈونا ہے۔ اس کے علاوہ ایکونائٹ کو ایکیوٹ کنڈیشن کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آرسینک کو بچے کی بے چینی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آرسینک میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور آپ حفظ ما تقدم کے طور پر موربلینیم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری روزمرہ کی ادویات استعمال ہوتی ہے خسرہ میں وہ فیرم فاس، ایکونائٹ، بیلاڈونا، آرسینک اور پلساٹیلا ہیں۔ یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ اپنی مدت پوری کر کے ہی جاتی ہیں۔ ہم ہومیوپیتھی کے ذریعے ان کی کمپلیکیشنز کو روکتے ہیں، ہم اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم میڈیسن کو استعمال کروا کے مرض کی علامات کی شدت میں کمی پیدا کرتے ہیں اور مریض کو شفا یاب کرتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے ایک اور جو عام مرض ہے وہ کان کا درد ہے۔ چھوٹے بچوں میں کان کے درد کے حوالے سے بہت زیادہ شکایت پائی جاتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو لیٹ کر دودھ پلاتی ہیں، جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو دودھ بچوں کے ذریعے بہتا ہوا ان کے کان کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ کان کے اندر جا کر بچے کے لیے پرابلم پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، بچوں کے کان میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ماؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو ہمیشہ بیٹھ کر دودھ پلائیں، لیٹی ہوئی جب حالت میں اس کو دودھ پلائیں تو پھر باقاعدگی کے ساتھ اس کے کان کو چیک کریں کہ دودھ جو ہے بچے کے کان میں تو نہیں جا رہا۔ عام طور پر بچوں کے کانوں میں درد جو ہے اس کی بیسک وجہ جو ہوتی ہے ماں کا بچے کو لیٹ کر دودھ پلانا ہے۔
اینی ہاؤ ہمارے پاس جب بچے کان کے درد کے حوالے سے آتے ہیں، اب چھوٹے بچے دیکھیے، بعض کو چھوٹا بچہ تو بالکل نہیں بتا سکتا کہ اس کو کس جگہ درد پایا جا رہا ہے. چھوٹے بچے میں کہاں درد پایا جا رہا ہے، اس کو جاننے کا بھی ایک طریقہ ہے جو قدرت نے ماں کو سکھایا یا ہمارے بڑوں کو سکھایا اور بڑوں نے ہمیں آگے دیا. ہمارے زمانے میں ابھی اپنی اگر بات کروں تو ہمارے بچوں کو جب درد ہوا کرتی تھی تو میری والدہ بچوں کو لٹا دیا، چھوٹے بچے کو لٹا دیا کرتی تھی. ظاہر ہے چھوٹا بچہ تو بول نہیں سکتا، وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ رکھتی تھی. سب سے پہلے اس کا پیٹ دباتی تھی، بچے کو پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کے بازو کو ہلا کے دیکھتی تھی، ٹانگ کو ہلا کے دیکھتی تھی، کان کے ارد گرد ہاتھ لگاتی تھی، نرم ہاتھ لگاتی تھی. اور جب بچہ کان پر ہاتھ لگنے سے روتا تھا، چیختا تھا، تو انہیں سمجھ آ جاتی تھی کہ بچے کے کان میں درد ہے، اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ چھوٹا بچہ چونکہ بول تو سکتا نہیں، اس کی بیسک وجہ جو ہے کان میں ریشہ پڑنا یا کان میں درد ہونا، وہ ماں کے دودھ کی وجہ سے ہے. تو بچے کے کان کے درد میں جو ہمارے پاس ادویات استعمال ہوتی ہیں، جو پہلے نمبر کے اوپر دوا استعمال ہوتی ہے وہ پلسا ٹیلا ہے. لیکن یہاں پلسا ٹیلا کے حوالے سے میں بتا دوں کہ چرچرے مزاج کے بچے جو ہیں وہ پلسا ٹیلا کے پیشنٹ نہیں ہیں. ایسے بچے جو بہت حساس ہوتے ہیں، جن کا رونا دل میں درد پیدا کرتا ہے، وہ پلسا ٹیلا کے مریض ہیں. کیمومیلا کے بچے تنک مزاج ہوتے ہیں، چرچرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہاں کان درد میں کیمومیلا کو استعمال کروایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ کیمومیلا کو آپ نے کسی بھی درد میں، اعصابی درد میں جب بھی آپ نے استعمال کروانا ہے، کسی بھی مسئلے میں، دانت درد کے حوالے سے، کان درد کے حوالے سے، گردوں میں درد کے حوالے سے، کہیں پہ بھی درد آ رہی ہے، شدت کے ساتھ آ رہی ہے، اعصابی درد آ رہی ہے، وہاں کیمومیلا کو ہائی پوٹینسی میں استعمال کرواتے ہیں. کان درد میں فیرم فاس کو استعمال کرواتے ہیں، بیلا ڈونا کو استعمال کرواتے ہیں. بیلا ڈونا کو استعمال کرواتے ہیں کہ درد ایک دم سے آتے ہیں، بچہ تیزی کے ساتھ روتا ہے اور ایک دم سے درد چلا جاتا ہے اور اس کو سکون ہو جاتا ہے. لیکن پلسا ٹیلا جو ہے وہ کان درد کے حوالے سے بہترین دوائی ہے. ہر طرح کے کان درد کو وہ ٹھیک کرتی ہے، کور کرتی ہے. ایون اگر کان بہہ بھی رہے ہوں، ان میں زردی مائل سبز مواد بہ رہا ہو، اس درد کو بھی پلسا ٹیلا جو ہے بہتر کر دیتی ہے، مواد کو خشک کر دیتی ہے اور کان کے درد میں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو کان درد کے حوالے سے پلسا ٹیلا، کیمومیلا، فیرم فاس اور بیلا ڈونا یہ آپ کی روزمرہ کی ادویات ہے. ایکونائٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر سرد ہوا لگنے سے کان میں درد ہونا شروع ہو جائے. خشک سرد ہوا کی وجہ سے اگر کان میں درد ہو تو آپ ایکونائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری ادویات ہیں جنہیں ہم استعمال کروا سکتے ہیں. ہم پلانٹیگو کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اس کا مدر ٹنکچر بھی استعمال کروا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف وہ ادویات بتا رہی ہوں جو روزمرہ میں استعمال ہوتی ہیں. کوشش تو میری تھی کہ لیکچر مختصر رہے اور میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ تک پیش کروں، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آدھے گھنٹے کا لیکچر میرا ہو گیا. حالانکہ میں نے جب لیکچر شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں آپ کو کلینکل ٹپس دوں گی اور کلینکل ٹپس کے حوالے سے میں لیکچر کو مختصر کر کے آپ تک پہنچاؤں گی. لیکن اب میں نے ٹائم دیکھا ہے تو 28 منٹ کا میرا لیکچر ہونے والا ہو گیا ہے. اور لیکن میں اس کو جتنا بھی ابھی میں نے اس کو بہت زیادہ سمیٹا ہے اور صرف مین میڈیسنز میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے باوجود لیکچر اتنا لمبا ہو گیا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح اس کو ہاف کر کے اگر ہو سکا تو میں اس کو 2 حصوں میں کر کے آپ تک پہنچا دوں گی، ورنہ پھر ایک حصے میں ہی میری یہ جو آج کے 6-7 ٹاپکس تھے بچوں کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان ادویات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، آپ بے شک اپنے پاس کسی کاغذ کے اوپر لکھ لیجئے کہ یہ ادویات ہیں جو کہ ہم نے روزمرہ میں جو ہماری استعمال ہونے والی ادویات ہیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شکریہ.